ठीक है, तो हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड यहाँ तक देख लिया था कि किस तरीके से जब लोगों के बीच में ये नाराजगी बढ़ रही थी, भुखमरी भुखमरी कह रहा हूँ, ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और नो डाउट भूख से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, हंगर इश्यूज तो थे नो डाउट। ब्रेड राइट्स होने लगे जगह जगह, जमाखोरी एक तरफ, क्योंकि कीमतें जब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं चीजों की, तो जमाखोर जो है, जो सामान बेच रहे हैं खाने पीने का, वो जमाखोरी करने लग रहे हैं कि जिससे कि जैसे ही कीमतें और बढ़े तब वो बेचें। तो एक तरफ ये भी फैक्टर चल रहा है और दूसरी तरफ ये भी फैक्टर चल रहा है कि अब भाई जो लोग भूखे हैं, जिसको अपने परिवार को लेके जाके कुछ खिलाना है, तो वो लड़ाई करेगा, चोरी करेगा, सब कुछ करेगा कि वो जाके कुछ भी कैसे भी करके उससे थोड़ा कुछ मिल जाए खाना कि वो अपने परिवार को खिला सके। कई जगहों पे ऐसे ब्रेड राइट्स होने लगे और समाज का जो बेसिक सिस्टम पूरा तरीके से हिलने लग गया। तो ये पूरा हम देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया इतनी बुरी तरीके से, इसके सोल्जर्स मर रहे हैं, इसकी इकोनॉमी पूरी डाउन हो रखी है और बाकी इसके इतने सारे रिफ्यूजीज आके शहरों में रह रहे हैं, उससे बर्डन हो रहा है शहरों का, और बाकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कमोडिटीज की, और बाकी इनके जो सैलरीज थी, वर्किंग क्लास की सैलरीज कम हो रही हैं और खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं। तो लोग तंग आ चुके हैं कि यार कुछ रास्ता निकाला जाए, और सबसे एक बड़ा रास्ता ये है कि आप वॉर से निकलिए। खैर, तो यहाँ पे नेफ्स्की प्रोस्पेक्ट में ये सब लोग वर्कर्स आके इकट्ठा होते रहते हैं, टाइम टाइम पे आते हैं, दिन भर इधर से उधर घूमते टहलते रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कोई रैली नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस एक तरीके से जो राजतंत्र है उसको दिखाने का एक तरीका है कि हमें, मतलब हम आपको शायद दिख नहीं रहे हैं तो आप हमें देख लीजिए कि हम भी लोग हैं यहाँ पे, बस एक दिखाने का तरीका, एक सिंबोलिज्म। खैर, इसके बाद पुलिस भी लगा दी गई, पुलिस फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, कि जब रोज रोज इतने सारे लोग आके इकट्ठा हो जा रहे हैं पैलेसेस, बिल्डिंग्स और इन सब के आसपास, तो क्या पता ये कोई हरकत करें। तो ये सब हुआ, एक दिन लाठीचार्ज हुआ जिसके चलते पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ हुई। आर्मी को एक सिग्नल किया गया कि आप लोगों को मारिए, तितर बितर करिए, लाठीचार्ज करिए, इन पे फायरिंग करिए, तितर बितर करिए, लेकिन आर्मी ने ये करने से मना कर दिया। आर्मी ने भी ज्वाइन कर लिया इन प्रोटेस्टर्स को, और जब राजा की पुलिस और आर्मी ही उसके साथ नहीं हो तो राजा फिर राजा नहीं रहता है। तो यही चीज हुआ। निकोलस अपने एडवाइजर्स की तरफ गए कि क्या करना चाहिए, तो इनके एडवाइजर्स ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपका राज, ये रशिया का जो साम्राज्य सब सुकून से, शांति से चले, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप अपनी सीट अब छोड़ दीजिए। लोगों के अंदर इतनी नाराजगी, जब आर्मी आपकी बात नहीं मान रही है तो आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बने रहे तो आर्मी ही जब आपकी बात नहीं मान रही है तो आपके सेफ्टी के लिए भी वो ठीक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्मी पुलिस ही जब आपके अगेंस्ट हो गई तो आप टेक्निकली राजा बचे ही नहीं, क्योंकि जब आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो राजा कहेगा। तो ये इन्होंने, बस ये बात है कि अब आपको या तो फिर उठा के फेंका जाएगा, या फिर आप चुपचाप आराम से चले जाएं, कि आराम से सिस्टम, फिर कोई अगला राजा या फिर जो सिस्टम वो करना चाहे वो अपने मर्जी से करें। तो राजा अपनी मर्जी से राजगद्दी छोड़ के जाते हैं और रशिया का फ्यूचर, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई जाएगी, चुनाव होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हुआ था फरवरी में। अब फरवरी के बाद यहां से हम आगे देखना शुरू करते हैं कि कल तक हमने जो कहानी देखी थी उसके आगे। तो अब राजा ने राजगद्दी छोड़ दी, तो अब यहाँ पे क्रिएट होता है पावर वैक्यूम, कि अब ताकत किसकी होगी, नए लोगों की एंट्री होगी, नए लोग ताकतवर बनेंगे, क्योंकि पुरानी राजशाही तो चली गई। तो अब ये जो इतने बड़े साम्राज्य की जो ताकत है कौन लेगा। तो हर तरह के बैड फोर्सेस, हर तरह के गैंग्स, लीडर्स, ग्रुप्स, माफिया, हर कोई चाहेगा हमारी ताकत बढ़े। तो इस सेंस में कि ये बैड फोर्सेस को चेक में रखा जाए, और ऐसा नहीं कि बस ऐसे कुछ भी किन्हीं भी लोगों का राज हो जा रहा है। और किसका राज होगा, कि राजा तो नहीं चाहिए, इसके लिए तो सबके सब कॉमन तौर पे हैं कि ये राजा तो हटे, लेकिन बने कौन नया, और जो नया बने उसकी एक लेजिटिमेसी होनी चाहिए, वरना लोग फिर से आपस में लड़ने लग जाएंगे, आपस में भी लड़ने लग जाएंगे, और जो बनेगा उससे भी लड़ने लग जाएंगे कि तुम हटो, तुम बेकार हो, तुम पता नहीं कहां से आ गए, तुम हटो, हम राजा बनेंगे, और आपस के ही लड़ाई में पूरा सत्यानाश हो जाए। तो ऐसा भी ना हो। तो अब नई सरकार बहुत जल्दी बननी है, लेकिन अब नए चुनाव होंगे और ये सब होगा, तो तब तक के लिए क्या किया जाए, तब तक के लिए एक सिस्टम क्या बनाया जाए। तो यही सिस्टम बना जो पहले के जो चुने हुए डूमा थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे,
ये सब लोग मिलके इन्होंने अपनी बनाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें लिबरल्स लोग और इन लोग का ज्यादा दबदबा था, जो पढ़े लिखे थोड़े अमीर थे, रिच क्लास थे, उस जमाने की सब बातें हैं। कंजर्वेटिव्स भी थे थोड़े बहुत। ये सब लोग, इनका काम ये था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जाएं। और दूसरी तरफ तो एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, लेकिन अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं पुराने राज से आई है। डूमा और उन्हीं सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स, रिच क्लास, उस क्लास से आई है। जो वर्कर्स के जो अपने काउंसिल्स थी, जिनको सोवियत कहा जाता है, सोवियत हमने कहीं इधर कई बार दिखाया भी है, सोवियत मीटिंग्स ये जो हुई थी, पेट्रोग्राड सोवियत जैसे इन्होंने बनाया था। तो इसी तरीके से वर्कर्स ने ये किया कि वर्कर्स ने अपने जो थे सोवियत्स, वर्कर्स की अलग अलग यूनियन जिनको सोवियत्स है, इनके पास पावर क्या है कि ये पब्लिक को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चेक करेंगे कि एक्चुअली इनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन पावर फ्रैक्शन जरूर है ये। ठीक है, तो एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस पे एक्चुअली ताकत है, एंड थोड़ी सी ताकत है सोवियत्स के पास, वो भी रिकॉग्नाइज्ड एक अथॉरिटी है, लेकिन एक्चुअली उनके पास कानून या इन सब चीजों की ताकत नहीं, वो सब ताकत इन पे है। और ये होगा कि अब आगे चुनाव कराए जाएंगे। तो इस बैकड्रॉप में है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि चुनाव हो और ऐसा वैसा आगे फिर जैसे चीजें बढ़े। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, एसोसिएशंस नहीं होंगे, और अखबारों में ये नहीं लिखा जाएगा, ऐसी मैगजीन नहीं छपेंगी, तो ऐसी जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी, ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाते हैं। अलग अलग जगह सोवियत्स इस तरीके से यूनियंस बनने लग जाते हैं, चाहे वर्कर्स यूनियन हो, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन, और इनफैक्ट ये पहले बने भी थे। तो यही लोग फिर आगे के टाइम में अपनी पब्लिक मिलिशियाज बना लेते हैं, अपने अपने पार्टी की आर्मीज बनने लग जाती हैं। ये जो सोवियत से डेमोक्रेटिक थे, हर कस्बे का या हर शहर के सेंस में ऐसे यूनियंस थे। तो करीब करीब ऐसे 900 सोवियत्स पूरे रशियन साम्राज्य में अलग अलग जगहों पे ऐसे 900 सोवियत्स आ गए, जिसमें किसानों के भी थे, आर्मी वालों के भी सोवियत थे, वर्कर्स के भी सोवियत थे। और इन लोग पे काफी पॉपुलर सपोर्ट था, काफी लोगों का समर्थन इनको हासिल था। ऑब्वियस सी बात है, ये सब लोग चाहते थे कि वॉर रोक दी जाए, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, इसने वॉर नहीं रोका, वॉर चलती रही। तो रेवोल्यूशन की वजह से दो पावर फ्रैक्शंस आए, दो पावर फैक्शंस, पहला प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दूसरा सोवियत्स। सोवियत्स के पास ज्यादा पावर नहीं है और वर्कर्स को ये रिप्रेजेंट करता, वर्कर्स को भी, पेजेंट्स को भी और बाकी और लोगों को भी, और ताकत इनके पास। तो यहां से एक मतलब एक द्वंद्व जैसा चलना शुरू हुआ, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो लोगों ने बगावत क्यों करी थी, इनको युद्ध रोकना था। बगावत क्यों करी थी कि कीमतें कम हो, बगावत इसलिए करी थी कि कुछ बेटरमेंट हो, बगावत इसलिए करी थी कि उनकी तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़े, ये सब रीजंस थे बगावत के। अब फरवरी में बगावत हुई है, मार्च हो गया, सितंबर हो गया, मतलब ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सोचिए मार्च से लेकर सितंबर तक इतने महीने हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो एक नाराजगी सी आने लगी, ना चुनाव हुए कि अगली चुनी हुई सरकार। तो यहां पे एक नारा उठा, मोर पावर टू द सोवियत्स, कि सोवियत हैं एक्चुअली जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको ज्यादा ताकत दी जाए। तो खैर इस पूरे टाइम को हम कहते हैं डुअल अथॉरिटी, एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक तरफ सोवियत्स। अब यहां इस पूरे दरमियान फरवरी के बाद से ये सब चीजें, जब ये बगावत हुई तो ये फरवरी की बगावत का पता चला सब लोगों को, दूर दराज तक ये खबरें गई। और जब ये जितने भी लोग थे, जितने भी बोल्शेविक लीडर्स जो कि बाहर एग्जाइल में थे, तो इनको पता चलता है कि रेवोल्यूशन हो गया है, वो चीज जिसका ये इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वो चीज फाइनली हो गई है और राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है। अब पब्लिक का राज है, कहीं ना कहीं पब्लिक का राज शुरू हो गया है। तो ये सब लोग वापस आते हैं। अच्छा, लेनिन के सेंस में देखें तो लेनिन थे स्विट्जरलैंड में, तो इनको वापस आना है। और लेनिन ने ये साफ बोल रखा था कि हम युद्ध हमें नहीं चाहिए, युद्ध हमें रोकना है। और इनफैक्ट बोल्शेविक्स का ये पूरा तरीके से स्टैंड था कि युद्ध हमें रोकना है। अब यहां पे बोल्शेविक्स लीडर सब के सब जितने भी इलाके थे, यूएसए में ट्रॉट्स्की थे, तो यूएसए के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने ट्रॉट्स्की को पैसा दिया, टिकट किया रशिया का कि जाओ तुम रशिया संभालो, कि अगर, क्योंकि हाँ
ट्रॉट्स्की इनके राइट हैंड, लेनिन के, जिन्होंने एक्चुअली इनका बोल्शेविक पार्टी की आर्मीज बनाना और यूनियंस और मतलब ग्राउंड वर्क में बहुत ज्यादा उनका साथ बटाना। तो ट्रॉट्स्की इनको पैसा देके, टिकट देके अमेरिका से भेजा गया। सबकी उम्मीद ये थी कि ये बोल्शेविक्स अगर रशियन एम्पायर के लीडर बन जाएं तो ये वॉर को रोक देंगे। तो लेनिन को सेफ पैसेज दिया गया। स्विट्जरलैंड से लेनिन एंटर करते हैं जर्मनी में, जर्मनी से जाते हैं क्योंकि लेनिन का यहाँ पे रशिया में घुसना मना था। तो लेनिन जर्मनी से होके जाते हैं, यहाँ स्वीडन होके जाते हैं, फिर यहाँ से गोल घूम के आते हैं, तब जाके पेट्रोग्राड पहुंचते हैं। ये सीधा नहीं जा पाए क्योंकि कहीं गिरफ्तार ना कर लिए जाए, इधर से जाएंगे। तो पेट्रोग्राड से गए बचते बचाते, और जर्मनी से इनको सेफ पैसेज मिला, जर्मनी से इनको पैसा भी मिला आने जाने का। और जर्मनी को क्या फायदा था? जर्मनी को ये फायदा था कि अगर ये आदमी वहां पहुंच जाता है और बोल्शेविक पार्टी का लीडर रहा है ये, तो अगर ये बोल्शेविक्स ताकत में आ जाते हैं तो वॉर रोक देंगे। तो अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन ये आते हैं रशिया वापस फ्रॉम एग्जाइल। कई सालों के बाद इनको ग्रीट किया इनके पार्टी के लोगों ने, और भी कई सारे लोगों ने, जिनको याद था कि अच्छा कई साल पहले ये ऐसे हुआ करते थे, यहां से फिर भाग गए। तो बहुत सारे लोग भागे थे। और क्या कहें, अपनी एक चीज है कि मकसद जारी रहना चाहिए। गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या पता मार दिए जाएं, गायब हो जाएं। और इनको ये जो फिलॉसफीज हैं कम्युनिज्म और ये सब, इन्हें पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके जाना है। तो इनका एग्जाइल में होते हुए अलग अलग देशों में ट्रेवल करके वो फिलॉसफीज पहुंचाना, ये सब कुछ कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि मतलब आए हैं तो चलो ठीक है अब इनका राज खत्म हुआ, राजशाही तो आए हैं, बाकी इनके पार्टी के लोग तो थे ही। ठीक है, तो ये आए रशिया वापस, व्लादिमीर लेनिन, और इन्होंने और बोल्शेविक्स ने वॉर को हमेशा अपोज किया था। 1914 वॉर के स्टार्टिंग से ही अपोज किया था कि वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी और ये ब्रिटेन की लड़ाई है, हम क्यों इसके अंदर घुस रहे हैं। और अगर जर्मनी हम पे अटैक कर रहा है तो हमें भले थोड़ा बहुत लड़ ले जर्मनी से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए। और जर्मनी को जितना इलाका चाहिए इनफैक्ट हमें दे दो, लेकिन कम से कम हमें लड़ाई बहुत नहीं करनी, हमें पहले अंदर का सिस्टम सही करना है। तो इनका ये कहना था अप्रैल के टाइम में कि सोवियत्स को ज्यादा पावर लेनी चाहिए, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बस का कुछ नहीं है। और इन्होंने कई सारे ऐसे क्या रास्ते होने चाहिए, तो इन्होंने कई सारी बातें बोली। कि पहली चीज तो इन्होंने बोली कि युद्ध खत्म होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहते हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मेन डिमांड्स में देखा जाए, लैंड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, कि जिन पे जमीनें कम है या जमीनें नहीं है जिन किसानों के पास, उनको जमीनें मिलनी चाहिए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ठीक है, तो इकोनॉमी वाली चीज है। और कम्युनिस्ट ये फिलॉसफी को पहली बार ये इंप्लीमेंट करने जा रहे थे। तो इनके अंदर ये भी था कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पैसा बहुत कम रोल प्ले करेगा समाज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सपने थे और ये इसको लागू करने की तरफ थे। तो इनके इन बेसिक जो 3 डिमांड्स हैं, इनको लेनिन्स अप्रैल थीसिस कहा गया। कि युद्ध कम हो, मतलब युद्ध बंद हो, एंड ये जमीन का ट्रांसफर हो, बैंक्स नेशनलाइज हो जाए। और सिर्फ बैंक्स नहीं, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, जितने भी जो मेन चीजें हैं, ये सब नेशनलाइज हो जाए। ये सारे इंडस्ट्रीज कि स्टेट उनका कंट्रोल ले और इनसे जो प्रॉफिट मिले वो भी स्टेट को आए। और इन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी, ये दिखाने के लिए कि एक तरीके से रीब्रांडिंग थी ये, कि हम एक्चुअली में और ये मतलब नए ख्याल और कट्टर ख्यालों के साथ आ रहे हैं। तो रीब्रांडिंग इन्होंने करी, बोल्शेविक पार्टी को प्रॉपरली इन्होंने कम्युनिस्ट नाम दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। जबकि कम्युनिज्म एक विचारधारा है, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम विचारधारा पे ही रख लिया। तो इससे भी काफी मदद के सेंस में इनको बहुत मिली, क्योंकि एक विचारधारा है जिससे बहुत सारे लोग उस विचारधारा की कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं कि ऐसी दुनिया हो तो बहुत अच्छी दुनिया रहेगी। और इन्होंने उसका नाम ले लिया, तो कहीं ना कहीं एक ध्वजवाहक हो गए इस फिलॉसफी के, कि जो आदमी बहुत ज्यादा जानकार ना हो, जो दूर से चीजों को देखेगा, वो इन दोनों को मिक्स कर देगा कहीं ना कहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर बोल्शेविक्स अब ये जब ऐसी बातें बोलते थे
तो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ज्यादातर बोल्शेविक्स इनिशियली सरप्राइज हुए अप्रैल थीसिस से, खास तौर पे जब ये वाली बात आई कि हमें युद्ध पूरी तरीके से रोक देना है और जो इलाके चले गए हैं उनको चले जाने दें, हम बाद में भले बाहर फिर से वापस ले लेंगे इलाके। तो खैर, स्लोगन ऑफ पीस, लैंड एंड ब्रेड, की कीमतें भी कम हो, लोगों को खाने पीने की ज्यादा दिक्कतें ना हो, तो ये सब चीजें इन्होंने प्रपोज करी लेनिन ने, और कई सारे लोग, हजारों लोग बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन करने लगे, इनकी ताकत बढ़ने लगी और बोल्शेविक्स एक सीरियस पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे दोबारा से उभरने लगे। और कई सारे सोवियत इलेक्शंस हुए जिसमें बोल्शेविक्स ने बड़ी जीत हासिल करी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी एक पकड़ बनने लगी थी। ये है लियोन ट्रॉट्स्की। अब कम्युनिज्म जो चीज है, कम्युनिज्म एक विचारधारा है, एक सपना है, एक फिलॉसफी है, या यूं कह लीजिए कि वो एक डिश है। जैसे चाउमीन एक डिश है, तो चाइना भी चाउमीन बनाता है, दिल्ली भी चाउमीन बनाता है, पटना भी चाउमीन बनाता है, हर कोई चाउमीन बनाता है, लेकिन बस बनाने वाले ने क्या डाला है उसमें, किस तरीके से बनाया है, बहुत मैटर कर जाता है क्या बन के आ रहा है। तो कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है और हर किसी के अपने अपने वर्जन्स होते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, कि उसमें ये कितना रहे, ये कितना रहे, ये लेवल्स कितने रहे। मतलब वो वही चीज है ना, गिटार एक ही चीज है, लेकिन गिटार हारमोनियम से अलग है, लेकिन गिटार भी अलग अलग तरीकों से बज सकता है बजाने वाले में। तो ट्रॉट्स्की का भी एक ख्याल था कम्युनिज्म कैसा होना चाहिए, कि समाज कैसा हो, कि कितना बैंक्स कितना पैसा छापे, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तमाम तरह की चीजें। तो ट्रॉट्स्की के वर्जन को ट्रॉट्स्कीइज्म भी कहा जाता है। और जैसे लेनिन ने जिस तरीके से जो काम किए, वो कम्युनिज्म के अंदर ही लेनिन के कामों को अलग अलग, जो भी सीन सिचुएशन थे, हालात थे, उसको लेनिनिज्म कहा गया। माओ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको माओइज्म कहा गया, और ठीक है, और जो स्टालिन ने किया उसको स्टालिनिज्म कहा गया। यानी कि हर किसी का अपना अपना एक, मतलब कह लीजिए कि जो उन्होंने किया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश एक्सेट्रा। तो संतोष पूछते हैं कि सर अभी के वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हो सकता है इन इंडिया एंड इन चाइना? तो रेवोल्यूशन में समझा नहीं, मतलब किस सेंस में रेवोल्यूशन आप कह रहे हैं? रेवोल्यूशन के सेंस में देखिए, रेवोल्यूशन हो चुके हैं, क्रांतियां आ चुकी हैं, और बात ये चीज है, रेवोल्यूशन में बेसिक ये होता है कि हम जो मेन ताकत में उसको तो हटा दिया, लेकिन अब जो ताकत में आएगा वो क्या करता है। तो चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ, कि जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसको हम रेवोल्यूशन ही कहेंगे, कि पहले चाइना में राजशाही वर्ग हुआ करता था, उसके बाद इस पूरे चीज को नाम दिया गया चाइनीज रेवोल्यूशन, की एक क्रांति उठी कि राजशाही के खिलाफ, और राजशाही को हटा के लोगों ने फिर अपनी पार्टी बनाई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें हुई। और बाकी इंडिया के सेंस में भी अगर हम देखें तो इंडिया में भी रेवोल्यूशन हुए हैं। ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी तो क्रांति ही थी एक तरीके से, कि राजशाही को हमने उखाड़ फेंका, इलेक्शन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और बाकी रेवोल्यूशन के सेंस में अगर बाकी और आप कहें कि दोबारा से एक ऐसा रेवोल्यूशन, छोटे बड़े लेवल पे वैसे ऐसे छोटे बहुत मूवमेंट्स तो चलते रहते हैं, प्रोटेस्ट जिनको आज के टाइम में हम कहेंगे। खैर, लेकिन रेवोल्यूशन आगे के सेंस में कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखने लायक है कि जैसे कहीं पे भी गरीबी और भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ती है, वहां पे लोग अपने राजाओं से नाराज होते हैं, सरकारों से नाराज होते हैं, और पूरा कोशिश करते हैं तख्ता पलट करें और कैसे सिस्टम चेंज हो। तो क्या पता आगे भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल, 40 साल, नेवर नो, कब कब ऐसा हो कि दोबारा से सारे वर्कर्स, सारे गरीब लोग इकट्ठा हो जाएं और ये लाए कि जो भी सरकार है उसको मजबूर कर दें कि आप ऐसे कानून लाइए, और अगर नहीं ला पा रहे हैं वो, तो सरकारों को बदल दिया जाए और ऐसी सरकारों को लाया जाए जो ऐसे ऐसे काम करे। तो ऐसे रेवोल्यूशंस पॉसिबल हैं, और न जाने कब हो, कहां हो, क्योंकि इतिहास में हमेशा क्रांतियां ऐसी होती रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं होंगी, आगे भी होंगी। अब जैसे कि किसी भी सेंस में हम कह सकते हैं, न जाने आगे खैर भविष्य क्या कहें। तो खैर यहाँ ये थे लियोन ट्रॉट्स्की, इनके बोल्शेविक पार्टी के मेन स्पोक्समैन और ऑर्गेनाइजर कह लीजिए। इनका एक होता है ना कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर रहे, आर्मीज ऑर्गेनाइज करना और एक्सेट्रा, और थोड़ा बहुत वॉर भी अच्छा खासा इनको आइडिया था। तो ये वर्कर्स मूवमेंट चलते रहा, फैक्ट्री कमिटीज बनते रही, ट्रेड यूनियंस बढ़ते रहे, और इसी तरीके से करीब करीब ये जून में आते आते 500 सोवियट्स ऐसे बन गए थे, और इन्होंने मिल के बनाया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स।
तो सोवियत की ताकत वैसे बढ़ती जा रही थी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने अब क्योंकि इन्हें पब्लिक का भी सपोर्ट, कहीं ना कहीं पब्लिक की पार्टियों का सपोर्ट चाहिए, तो इन्होंने दोनों पार्टियों से पूछा, बोल्शेविक से भी मेंशेविक से भी, कि आप हमें समर्थन दीजिए और आप लोग भी आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाइए। तो बोल्शेविक्स ने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि बोल्शेविक्स का सीधा लेनिन का ये कहना था कि ये तो हमेशा से कहते थे कि बिजनेस स्टेट है ये, और बिजनेस स्टेट को आप अप्रोप्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, और वो ठीक हो भी नहीं सकता। वो वाली बात है कि पुरानी खचाड़ा चीज है, इसकी मरम्मत करने का कोई फायदा नहीं, इसको हटा के हमें नया बनाना है। तो उन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया। मेंशेविक्स ने समर्थन दे दिया कि क्या पता हम इंपॉर्टेंट हो जाएं, इसके चलते थोड़ी ताकत आए, थोड़ा हम कुछ कर सके। लेकिन इससे नुकसान हुआ मेंशेविक्स को, क्योंकि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जुड़ गए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नाकामियां इनकी भी नाकामियां हो गई। तो बोल्शेविक्स ने मना कर दिया। इन्होंने सीधा ये कहा कि ये जो बुर्जुआ गवर्नमेंट है, ये जो बिजनेस क्लास सरकार है, ये जो अमीरों की सरकार है, इससे थोड़े बहुत रिफॉर्म्स से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। जबकि इसी टाइम पे रूरल एरियाज अगर देखें, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो रहे थे। जितना भी ग्रेन था उस टाइम पे, जितना अनाज था, वो सब का सब शहरों में जा रहा था, युद्ध के लिए जा रहा था। और वॉर नहीं रुकी थी, वॉर तो चली रही थी। वही तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था सबसे बड़ा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वॉर नहीं रोका था, वो मांग कर रहे हैं, लेकिन ताकत थोड़ी है इनके पास कुछ। बोल्शेविक्स मतलब लेनिन बोल्शेविक पार्टी के हेड थे, वो बोल रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, लेकिन वो पावर में थोड़ी है कि वो कुछ फैसला कर सके। पावर में कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि उसके हेड थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, अभी उनका भी जिक्र आएगा। ठीक है, तो लैंड कमिटीज, ये पेजेंट्स चाह रहे थे कि इनको जमीनें मिले, इनकी जिंदगियां बेहतर हों, और ये सब चीजें तो इनसे रहा नहीं जा रहा था। कई सारे ऐसे जो गांव देहातों के वर्ग में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके लिए क्रांति का ये मतलब था कि हमें जमीन मिलेगी अब। और क्रांति फरवरी में करी गई थी, सितंबर आ गया था, अभी तक जमीन नहीं मिली। तो जहां कई जगहों पे ऐसा था कि ये पेजेंट्स खुद ही लैंडलॉर्ड्स को मार पीट के भगा देते थे, हटा देते थे, उनकी जमीनों पे कब्जा करने लग जाते थे। तो कई जगहों पे ऐसे भी इंस्टेंसेस मिले हैं। और वहां पे भी, रशिया में भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स का कल्चर रहा है। और रशिया जब पूरी दुनिया में रहा है तो रशिया में भी ऑब्वियसली रहेगा। बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उन जमीनों पे काम करेंगे मजदूर। तो मजदूरों को अपना हक चाहिए, जमीन चाहिए। तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इन रूरल लैंड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं किया। ये हैं अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि हेड थे इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। इन्होंने गांव देहातों की समस्या के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वॉर चल रही थी, जस्ट अभी नई नया रेवोल्यूशन हुआ है। ये नहीं चाह रहे थे कि जो ग्रेन्स की सप्लाई है इसको डिसरप्ट किया जाए, क्योंकि गांव देहातों के सिस्टम को अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो ग्रेन्स की सप्लाई में कमी आएगी। और जो ये बाकी सब लोग थे, ये ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इस लिबरल गवर्नमेंट को। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बार बार देख रहे थे कि उनकी ताकत कम हो रही है, उनकी लेजिटिमेसी कम हो रही है, और बोल्शेविक्स की ताकत बढ़ती जा रही है। तो इसके खिलाफ ये लोग स्टर्न मेजर्स लेने लगे, थोड़े कड़े कदम उठाने लगे। बोल्शेविक लोग और बाकी सब जितनी भी पार्टीज थी, जब वो कुछ ऐसे रैली करते थे, कुछ अपने भाषणबाजी करते थे, तो उनको दबाने की कोशिश करी जाती थी, अरेस्ट करने की कोशिश करी जाती थी। ये सब चीजें चल रही थी। तो कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, एक तरफ बोल्शेविक्स, एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल लेनिन को ये डर लग रहा था कि ये चुनाव करवा नहीं रहे ये लोग, और युद्ध की आड़ में वही सब चीजें करे जा रहे हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं अपनी डिक्टेटरशिप ना बना ले। तो लेनिन बार बार इस चीज के लिए अपने साथियों को दबाव दे रहे थे कि लेनिन का तो सिंपल से ये था, हमें आर्म्ड रेवोल्यूशन करना ही करना है, हमें इस बिजनेस स्टेट को मरम्मत नहीं करनी है, ये कबाड़ सिस्टम है, इसको हटा के हमें नया बनाना है, और ये इसको हटाना पड़ेगा तभी नया बनेगा, और हटाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो ये पहले दिन से लेनिन का कहना है। तो ये कहते थे अपने पार्टी वालों को कि जब हमें यही काम करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, कि अभी अभी क्रांति हुई है, नई नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई है, और ये गवर्नमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसके पास ना लेजिटिमेसी है ज्यादा, ना ही इस पे पावर है ज्यादा, ना इस पे बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक तो बस ये फिलहाल के लिए सरकार है, अभी तो चुनाव होगा अभी आगे, लेकिन युद्ध ही चल रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही है, तो चुनाव न जाने कब होगा।
तो ये कहते थे कि यही सही टाइम है स्ट्राइक करने का। तो बोल्शेविक सपोर्टर्स जितने थे इन सबको एक साथ लाया गया और लेनिन ने कहा कि यही सही टाइम है सरकार को ओवरथ्रो करने का। और अक्टूबर, अब यहां पे अक्टूबर में 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने परसुएड किया पेट्रोग्राड सोवियत को कि हमें सीजर ऑफ पावर करना है। परसुएड करने का मतलब समझाना, थोड़ा इस तरीके से कि मतलब प्रोत्साहित करना या फिर दबाव डालना, इस तरीके से आप परसुएड, एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन परसुएड का मतलब यही मना लेना, समझा बुझा के मना लेना कुछ अपना काम करने के लिए, परसुएड। तो बोल्शेविक पार्टी मान गई कि हाँ चलो ठीक यही टाइम है, अगर हमें तख्ता पलट ही करना है तो दिस इज द राइट टाइम। तो मिलिट्री, अब मिलिट्री की जरूरत होगी तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। ये राइट हैंड रहे बोल्शेविक पार्टी के और बहुत बड़ी संख्या बोल्शेविक्स की इनको देख के जुड़ी हुई थी। लेकिन हाँ, इस आदमी के अंदर ये बात थी, ये भी कम्युनिज्म के लिए पूरी जिंदगी अपनी लुटाने तैयार थे, लेकिन इनके अंदर ये पागलपन नहीं था कि मुझे लीडर बनना है, जैसे लेनिन के अंदर ये था कि मुझे लीडर बनना है, क्योंकि लेनिन को किसी और पे भरोसा ही नहीं है कि कोई और ढंग से काम करेगा कि नहीं। वो जो सपना है, वो जो किताबों में लिखा है वो सपना और ऐसा ऐसा वो कैसे कर पाएगा कोई, ये तो मैं करूंगा। तो इनके अंदर, ट्रॉट्स्की के अंदर ये वाली बात नहीं थी कि मैं करूं, उनके अंदर ये था कि लेनिन है, लेनिन कर रहा है, ठीक है, लेट हिम बी, कि हम लेनिन की मदद करेंगे और पार्टी का साथ देंगे। तो ये सब डिसाइड किया गया, ये सब इनके अंडर था, ट्रॉट्स्की के अंदर। और यही वो टाइम था कि जब बोल्शेविक्स देख रहे हैं कि कमजोर कड़ी चल रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसी टाइम जो मिलिट्री लीडर थे कॉर्निलॉफ, ये मिलिट्री लीडर, जो मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री के हेड, इनके अंदर भी यही बात चल रही थी कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसको हटा के हम ताकत में आ जाएं, हम मिलिट्री का रूल ले आए। और मिलिट्री की इज्जत भी है, मिलिट्री का सम्मान भी है, और राजा की जो लेजिटिमेसी थी वो लेजिटिमेसी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और तो मिलिट्री का एक शासन हो जाएगा। और ताकत तो एक्चुअली मिलिट्री की होती है, राजा मिलिट्री के दम पे तो राज करता है, तो मिलिट्री क्यों ना राज कर ले, ये वाली बात। तो कॉर्निलॉफ के ये जो प्लान बन रहे थे, इसका पता चल गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट केरेंस्की को, और केरेंस्की ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करी। गलती क्या करी, वो जो चीज है ना कि आप एक दिक्कत से बचने के लिए रास्ता निकालते हैं और दूसरी दिक्कत बन जाती, तो मोर और लेस वही हुआ। केरेंस्की ने साथ लिया बोल्शेविक्स का, कि बोल्शेविक पार्टी के पास कार्यकर्ता है, इन पे लड़ने का भी बूता है, तो इन्होंने हथियार दे दिए बोल्शेविक्स को कि ये कॉर्निलॉफ जब अटैक करें तो या कॉर्निलॉफ से लड़ने के लिए, कि मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए, चाहे तुम लेफ्ट का राज हो चाहे राइट का राज हो, मिलिट्री रूल तो नहीं होना चाहिए, ये वाली बात थी केरेंस्की के अंदर। तो बोल्शेविक्स को इन्होंने हथियार और दे दिए, बोल्शेविक्स और ताकतवर हो गए। ये हैं कॉर्निलॉफ, जनरल कॉर्निलॉफ। तो ये सब चीजें इसी बैकड्रॉप में, जब ये बोल्शेविक ज्यादा ताकतवर हो गए तो इधर मिलिट्री तो इतना ये एक्शन नहीं ले पाए, बोल्शेविक्स ने जरूर एक्शन ले लिया। लेनिन ने लेड किए प्रिंसिपल्स ऑफ रेवोल्यूशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि ये स्टेप डाउन करें, और पावर टू द सोवियट्स ये एक नारा बन गया, और बोल्शेविक्स को एक फर्म ग्राउंड मिल गया। और आगे के टाइम में ये जो नारा था ऑल पावर टू सोवियट्स, ये एक्चुअली बन गया ऑल पावर टू बोल्शेविक्स। और इनकी अपनी आर्मी थी, इनके अपने आर्मी मैन थे जो कि इस रेवोल्यूशन को बनाएंगे। तो डिसाइड किया गया डेट अक्टूबर के लास्ट, अक्टूबर 24 ये दिन था जब रेड गार्ड यूनिट्स ऑफ बोल्शेविक्स, बोल्शेविक पार्टी के जो कार्यकर्ता या जो भी लड़ाके थे, इनको नाम दिया गया था रेड गार्ड्स। तो इन्होंने ये पूरा कंट्रोल ले लिया, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, ब्रिजेस, जितने भी की स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे। ठीक है, तो इसके कुछ एक वीडियोस देखते हैं। ये तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद वाली चीज है, जब ये राजसत्ता, ये जब
हटाया गया राजशाही को, तो राजशाही के जितने सिंबल्स थे सबको हटाया गया, कि मतलब जहां जहां भी लोग के सामने पड़ा सब जगह से ऐसे साइन सिंबल्स हटाए गए जो कि राजशाही का प्रतीक है। बड़ी बड़ी मूर्तियां और ऐसे घंटे और ऐसी सब चीजें। लेनिन ये सब ब्लैक एंड व्हाइट फुटेजेस हैं जिनको बाद में फिर कलर किया गया है। तो इन्हीं रियल चीजों का देखिए पेंटिंग्स किस तरीके से बनाए गए। ये ट्रॉट्स्की खड़े थे, यहाँ पे ये ट्रॉट्स्की खड़े हैं, ये और लेनिन के बाद अगले लीडर जो बने, लेनिन चाहते थे कि लीडर बने ट्रॉट्स्की, लेकिन बोल्शेविक पार्टी का कमांड इन्होंने ले ली स्टालिन ने, और वही चीज इन्होंने ये किया स्टालिन को ये था कि मैं उत्तराधिकारी बनूं बोल्शेविक पार्टी का। तो लेनिन आगे के टाइम में, ये रेवोल्यूशन के थोड़े टाइम बाद ही लेनिन बीमार पड़ गए थे, इतने एक्टिव नहीं थे, तो स्टालिन ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया और एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटा के स्टालिन बन गया डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप यहीं से थी, और इनफैक्ट किंगशिप भी तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही। इस सब रेवोल्यूशन के बाद लेनिन के जो स्पीचेस सब चल रहे थे, इनके अखबार खूब धड़ाधड़ चले हैं इसके बाद, क्योंकि उससे पहले बैन था, रेवोल्यूशन से पहले तो बिकते थे, चलते थे, लेकिन दबा छुपा के। यहां पे बिल्कुल धड़ल्ले से चलना शुरू हुआ। ये है अलेक्जेंडर केरेंस्की। और यहां से कह लीजिए इन्होंने चढ़ाई कर दी, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहां सब, इस सबको अपने कब्जे में कर लिया, और इन पे हथियार भी हैं, इन पे सैनिक भी हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने भी थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की जान बचा के भाग गए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई वहां से, और ताकत ले ली बोल्शेविक्स ने। और क्योंकि बोल्शेविक्स कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी रहे इतने सालों से, एक लोकप्रियता भी है और इन पे आर्मी भी है, ताकत भी है, तो बोल्शेविक्स को एक तरीके से उन पे और ऑप्शन भी क्या है लोगों पे, तो बोल्शेविक्स बन गए और आगे सिविल वॉर हुआ। तो इस तरीके से बैटलशिप, कई बहुत सारे आर्मी वालों ने भी साथ दिया बोल्शेविक्स का। ये बैटलशिप ऑरोरा, इसका जिक्र किया गया। लेनिन हेड थे ऑर्गेनाइज, वो तो बाद में पढ़े थे ना, हाँ कई साल। ये सब बातें हैं 1917 की। लेनिन बीमार पड़ने लगे 1921-22 के बाद से, और डेथ हुई 24 में। उनको पैरालिसिस, लेनिन का ये था कि उनको लाइफ में एक दो बार गोलियां लगी थी, तो जिसकी वजह से बहुत उनका बॉडी टूट सा चुका था, तो पैरालिसिस का अटैक पड़ा। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि कैप्चर ऑफ विंटर पैलेस, और तो ये बोल्शेविक्स ने इस तरीके से, ये कू था एक तरीके से। यहाँ पे अलेक्जेंडर केरेंस्की ने खुद अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, ये इनको हटाया गया था। तो ये बैटलशिप ऑरोरा, इसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो इन्होंने विंटर पैलेस कैप्चर कर लिया, केरेंस्की अपनी जान बचा के भागे, और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जो कि फरवरी में बनी थी, ये अक्टूबर में जाके एंड होती है, और फिर आगे
साम्राज्य का कंट्रोल जाता है बोल्शेविक्स के पास और बोल्शेविक्स सरकार बनाते हैं। तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन एक्चुअली एक कू था, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली एक पब्लिक सपोर्ट था इनके पास। बोल्शेविक्स के पास ये लेजिटिमेसी थी क्योंकि बोल्शेविक्स सोवियत्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सोवियत्स के सहारे पब्लिक का कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और ये एक मेन अपोजिशन पार्टी रहे हैं। लेकिन खैर बोल्शेविक्स ये लेफ्ट विंग में आएंगे, ठीक है। अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखें तो लेफ्ट विंग की बातें हैं, लेकिन लेफ्ट विंग भी कोई एक नहीं होता, ये भी हमने देखा है कि लेफ्ट विंग में लिबरल्स भी थे, जैसे कि पास्ट टाइम के सेंस में लिबरल्स भी थे, सोशलिस्ट भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे। तो जितने दूसरे धड़े थे लेफ्ट विंग्स के, इन्होंने बोल्शेविक के इस कू को बहुत मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिया। इन्होंने इस तरीके से इस फॉर्म को, इस चीज को समझा कि बोल्शेविक्स डिक्टेटोरियल हो रहे हैं, कि अपने हिसाब से ही चीजें करेंगे और अपनी इनकी एक परिभाषा है। और बोल्शेविक में भी सारा दिमाग लेनिन का हो रहा है, क्योंकि लेनिन की सॉर्ट ऑफ अ डिक्टेटरशिप चलती है उसमें, बोल्शेविक पार्टी में, कि क्या कानून होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब चीजें तो अब क्योंकि जन समर्थन लेना है, तो कांग्रेस जो बनाई गई, इस कांग्रेस में अलग अलग पार्टियों के भी लोग थे, तो इन्होंने किया वॉकआउट, एक प्रोटेस्ट के मतलब एक साइन में इन्होंने वॉकआउट किया कि हम इस चीज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जो इतने गलत तरीके से पावर ली गई है और डिक्टेटरशिप की तरफ हम जो जा रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये बोल के इन्होंने किया वॉकआउट, बाकी सारी पार्टीज ने। और ट्रॉट्स्की ने जवाब दिया, गो टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, कि अगर आप हमारे साथ रहते तो आप भी शामिल होते इसमें, और आपने वॉकआउट कर दिया है तो हम थोड़ी ना रुक रहे हैं कि हम आपके समर्थन के लिए रुके हुए हैं। तो जब सारे लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हट गए, छोड़ के चले गए, तो बोल्शेविक्स ने पूरा कंप्लीट कंट्रोल ले लिया सरकार में, कि हर चीज अभी बोल्शेविक्स के कंट्रोल में होगा। तो अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद चेंज क्या होता है, ये चीजें देखते हैं। तो अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को, एनीथिंग? तो संतोष पूछते हैं कि लेनिन और स्टालिन एक ही पार्टी के लीडर थे। तो हाँ, दोनों एक ही पार्टी के लीडर थे। और जैसा कि हमने देखा कि लेनिन बहुत टाइम से ये पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे, तो जैसे ये है कि ये अपने न्यूज़पेपर्स चलाना और ये सब चीजों के लिए पैसा इकट्ठा करना, तो कई बार ये जैसे हफ्ता वसूली होती है, तो हफ्ता वसूली के सेंस में इनको बहुत सारे लोग चाहिए। तो स्टालिन जो थे वो लेनिन का साथ देते थे ऐसा हफ्ता वसूली में, कि पैसा ले रहे हैं अलग अलग बिजनेसेस से, अलग अलग लोगों से, कि हमारा ये अखबार चलना है और ऐसा वैसा होना है, हमें इतने कार्यकर्ता रखने हैं। तो कई बार ये जो राजकोष का पैसा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कई जगहों पे इन्होंने राजकोष के पैसे को लूटा भी है और लूट के अपनी पार्टी का काम करने लगे। तो इन सब चीजों में स्टालिन ने बहुत साथ दिया। तो स्टालिन इनका क्राइम में एक राइट हैंड रहे, क्राइम में भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन वही चीज कि स्टालिन जब फिर आए ताकत में, तो वही चीज है, जिस आदमी के अंदर ताकत की भूख होती है वो फिर पॉलिटिक्स खेलता है, वो फिर हर तक काम करता है कि वो ताकत में रहे। तो बाकी लोगों ने इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स नहीं खेली जितना स्टालिन ने खेली, क्योंकि स्टालिन के पास ये चीज एक ताकत आ गई थी कि स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में जैसा हर किसी के अपने अपने रोल हैं। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ये ट्रॉट्स्की के पास है, लेनिन तो बाकी वो लीडर हैं ही। जो न्यू रिक्रूट्स वाली चीज है वो इनके पास आ गई, स्टालिन के पास। और न्यू रिक्रूट्स वाली जो चीज है स्टालिन के पास जब आई, तो स्टालिन ने ये किया कि अपने जो, क्योंकि अब ये चीज समझिए कि जो नए रिक्रूट स्टालिन लेगा, तो जितने भी नए रिक्रूट आएंगे वो स्टालिन की बात ज्यादा मानेंगे, क्योंकि वो इमीडिएट बॉस के जैसे, ठीक है। तो नए जितने मेंबर्स है उसमें स्टालिन का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस था। और स्टालिन ने क्या किया कि आगे के टाइम में सारी ताकत क्योंकि खुद ही लेने लग गए, तो इसके चलते क्या करने लगे कि जो भी इनको ओपोनेंट दिखता था कि यार ये मेरी पोजीशन ले सकता है, उस पे कोई ना कोई इल्जाम डाल देते थे कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, ये सामने वाली पार्टी से मिल गया है, और ऐसा ऐसा कुछ भी इल्जाम डाल के उसको हटवा दिया। तो जितने कॉम्पिटिटर थे उनको हटवाते चले गए स्टालिन, तो बचे फिर यही। और वही चीज की बात ये देखिए, ट्रॉट्स्की
मेन लीडर्स में से हैं। ट्रॉट्स्की को किसी और पार्टी का कोई आदमी कुछ कहे तो सारे बोल्शेविक चढ़ बैठेंगे उस पे कि ऐसा कैसे। लेकिन स्टालिन जब इन पे बोल रहा है तो स्टालिन भी बोल्शेविक पार्टी में, तो वो बोल्शेविक पार्टी के लोग भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कि ये तो आपस का इंटरनल कुछ है, स्टालिन इन पे इल्जाम लगवा रहा है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो पता नहीं क्या है। और ये अपनी फिर जान बचा के भागे हैं ट्रॉट्स्की, कई आगे के टाइम में इधर उधर देशों में भटकते रहे, लेकिन फाइनली इनको ट्रॉट्स्की नहीं मरवाया, मतलब ये स्टालिन नहीं मरवाया ट्रॉट्स्की को। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो कई सारे चेंजेस हुए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अनाउंस किए गए, ऐसे पोस्टर्स जगह जगह पे पूरे हर जगह लगाए गए कि अब क्या नए कानून होंगे। तो पहली चीज तो ये अनाउंस करी गई कि ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट है, कि मजदूर वर्ग का राज है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप के सेंस में है कि बोल्शेविक पार्टी एक्चुअली लीड कर रही है मजदूर वर्ग को। और लेनिन ने आते ही सबसे पहला ये जरूर काम किया कि एंड टू द वॉर, कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, जो इलाके जर्मनी ने ले लिए हैं अब हम इनसे लड़ने नहीं जाएंगे कि ये इलाके हमें वापस चाहिए, वो इलाके हम बाद में कभी भविष्य में ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए, सब रोक दिया गया। और ये काफी, इसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाए, सारे जितने प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन कर दी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब वही चीज, इंडस्ट्रीज, जो रेलवेज थे, जितने बड़े बैंक्स थे, इन सब चीजों को नेशनलाइज कर दिया गया कि अब ये सब पब्लिक सेक्टर में आ गए। लैंड जो है, बड़े बड़े लोगों से लैंड अब इन्होंने घोषणा करी कि लिया जाएगा उन लोगों से और बांटा जाएगा गरीब किसानों में। और पेजेंट्स जो हैं ये अलाउड हैं कि अपने लैंडलॉर्ड से या फिर राजशाही वर्ग से उनको मार पीट के हटा के उनकी जमीनें छीन सकते हैं, हम इसको क्राइम नहीं मानेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया कि जाके जमीनें छीन लो। इन्होंने वर्कर्स के लिए ये किया कि 8 आवर वर्क डे कर दिया, कि अब 8 घंटे से ज्यादा किसी फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा। और फैक्ट्रीज विल बी सुपरवाइज्ड बाय वर्कर कमिटीज। वर्कर कमिटीज जो हैं वो सुपरवाइज करेंगी फैक्ट्रीज को, क्या बन रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या सब चीजें, रादर दैन दी मैनेजर्स। मैनेजर्स के बजाय अब ये फैक्ट्रीज का कंट्रोल वर्कर कमिटीज में है। जितने इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स हैं नेशनलाइज हो गए, सरकार ने ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ले लिया कई अलग अलग चीजों का। जो बड़े बड़े घर हैं उनको पार्टीशन किए गए, कि जिनके बहुत ही बड़े बड़े बंगले हैं, कि रहने वाले लोग कम हैं, तो आप इतने हिस्से में आप रहिए, बाकी हिस्सा दे दीजिए, बाकी दूसरे लोग रहेंगे। तो ऐसे कई सारे चेंजेस किए गए। जो पुराने ऐसे नोबिलिटी के लोग थे, जिनके टाइटल्स हुआ करते थे, प्रिविलेजेस हुआ करते थे, इन सबको रोक दिया गया कि अब सब लोग कॉमन सिटीजन्स हैं। और ऐसी ये हैट है, सोवियत हैट, इसको ये एक सिंबल बन गया रेवोल्यूशन का एंड बोल्शेविक्स का। एंड ये जो रेड स्टार है, रेड स्टार ऑफ कम्युनिज्म, तो सारे लोगों को रशिया में, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी एथनिसिटी के हो, सबको ये कहा गया कि अब आप इक्वल मेंबर हैं। और रशिया अब रशिया साम्राज्य नहीं बचा है, रशिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक बन चुका है। ठीक है, तो दे आर इक्वल मेंबर्स ऑफ रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये चीज इन टर्म्स के मतलब तो पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रिपब्लिक का मतलब कोई राजशाही नहीं है, लोग पब्लिक में से लीडर्स आएंगे जो कि टाइम टाइम पे बदलेंगे। डेमोक्रेटिक है कि लोग वोट दे के फैसला करेंगे क्या होगा। डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स, हक, अधिकार, कानून, संविधान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पावर है, सेपरेट जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड सोशलिस्ट है कि हम उस तरफ काम करेंगे कि सरकार मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करे, और एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, और हम उस तरफ समाज की तरफ बढ़े कि एक बराबर समाज की तरफ बढ़े। इतने सब चेंजेस किए गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बोल्शेविक्स को पैसा देने से मना कर दिया, स्टेट मनी देने से मना कर दिया, और ये सब चैलेंजेस का मतलब सॉल्यूशन करना था, और इन सब चैलेंजेस का सॉल्यूशन किया गया बंदूक की नोक पे। तो जितने भी बैंक्स थे सब जगह जाके रेड करे गए, और बंदूक की नोक पे उन्हें ले लिया गया कि सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। ट्रेजरी अब पैसा रिलीज कर रहा है, उस पैसे से बोल्शेविक्स, मतलब जो चीज होती है पैसा छापना,
बोल्शेविक्स पैसा छापने लगे, उससे ये अपने फाइनेंसेस को मतलब कह लीजिए निभाने लगे। जितने भी आगे वॉर हुई, आगे सिविल वॉर हुई, तो इन सब चीजों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीजों के लिए बोल्शेविक सब सीधा, उनके पास अब स्टेट मनी है, जितना चाहे पैसा छाप सकते हैं। और बोल्शेविक पार्टी के, हाँ वो तो है, तो उसको नुकसान झेला भी है। तो जितने गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी जगह पे बोल्शेविक पार्टी के लोगों को बैठा दिया गया। और बोल्शेविक पार्टी का ये जो डिक्टेटोरियल रवैया था, इसको देख के लोग के अंदर और ज्यादा नाराजगी आने लगी, और ये चीज बहुत ज्यादा कम कर रहा था लेनिन गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, कि ये लोग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का राज था, ये लोग आ गए, इन्होंने उनको हटा दिया, भगा दिया, अब ये लोग राज कर रहे हैं और न जाने क्या क्या करने लग रहे हैं। और आपने ये सब बातें बोल के कंजर्वेटिव्स को नाराज कर रखा है, आपने लेफ्ट विंग को अपने आप में नाराज कर रखा है, तो आपने सबको नाराज कर रखा है एक तरीके से, अच्छे खासे वर्ग को आपने नाराज कर रखा है। अब लेनिन को ये बात पता थी कि लेनिन अगर चाहते हैं कि ये सब चीजें आराम से स्मूथली चलें और ये हेड बने रहें, बोल्शेविक पार्टी ताकत में रहे, तो पॉपुलर सपोर्ट चाहिए। अगर स्मूथली का मतलब ताकत में बने रहना है तो बिना पब्लिक सपोर्ट के भी बने रह सकते हैं, बंदूक की नोक के दम पे, लेकिन अगर स्मूथली काम हो तो बेटर है कि पब्लिक सपोर्ट रहे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चुनाव करवाएंगे, और चुनाव में ये नहीं होगा कि आप किसको मतलब चाहते हैं लीडर बने। चुनाव बेसिकली ये एक रेफरेंडम के सेंस में था कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या आपको बोल्शेविक गवर्नमेंट पे भरोसा है, मतलब इस चीज का चुनाव ज्यादा था कि आपको सबसे भरोसा किस पे है और इन सब चीजों पे। तो इसको नाम दिया गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरीके से। तो रशिया में पहली बार एक मेजर डेमोक्रेटिक चुनाव की घोषणा होती है, और इससे पहले जो चुनाव हुआ था बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ था, छोटे लेवल का ही चुनाव था, लेकिन वहां पे लेनिन और बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी मिली थी, तभी इनका नाम बोल्शेविक पड़ा था। तो लेनिन को ये एक कॉन्फिडेंस था कि हमारी यहां पे भी जीत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितने भी वोट मिले, इनकी पार्टी को सिर्फ 22% वोट मिले, और बाकी वोट जितने मिले सब अलग अलग पार्टियों को मिले, कि हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस दूसरी पार्टी में हो, और ऐसा वैसा। तो जैसे एसआर्स, जो मेंशेविक पार्टी, इनके एसआर्स थी, इनको 40% वोट मिले, और ये सब चीजें, इनका मेजर सपोर्ट जो 40% ये जो वोट है, इनका मेजर सपोर्ट रूरल एरिया से था, किसानों से था। तो कायदे से देखा जाए तो इनको चुनाव मतलब इतना वोट मिला है तो इनकी सरकार आनी चाहिए थी। तो अब वही चीज, ज्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशिया की एग्रीकल्चरल पेजेंट्स थे, इनको कोई लेना देना नहीं था कि कम्युनिज्म क्या होता है, लेनिन की विचारधारा क्या है। इनको बस ये चाहिए था, हमें जमीन चाहिए और ये सब चीजें, और ये अपनी पार्टी से ज्यादा जुड़े थे। तो खैर बोल्शेविक पार्टी के जो रिफॉर्म्स थे, ये सब लोगों को इतने समझ नहीं आए उस टाइम पे। तो जब ये वोट के बारे में पता चला लेनिन को, तो इनके पास दो ऑप्शंस थे, चुनाव के रिजल्ट को माने और दूसरी पार्टियों को भी सरकार में शामिल करें, और या तो फिर इस पूरी चीज को इग्नोर कर दें और खुद हेड बने रहे रशियन स्टेट के। तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो चुनाव थे, ये चुनाव ऐसे ही थे, ये चुनाव बिल्कुल बोकस बर्बाद चुनाव थे, और ये सब धांधली है, इसमें ढंग से ये लोगों ने वोट नहीं किया है और कुछ साजिश हमारे खिलाफ। तो लेनिन ने ये जो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चुनाव थे, इसको सस्पेंड कर दिया। और दूसरी तरफ अब यहां पे अब आज साल आ गया 1918। अब 1918 अगले साल यहां पे होता है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव। तो एक तरफ जर्मनी, एक तरफ रशिया। तो जर्मनी के सेंस में अगर हम देखें तो 1914 इन सब लोगों ने मिल के लड़ाई करी थी। ये तो हमने देखा ही, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इटली, ऑटोमान। तो आगे के टाइम में 1918 तक आते आते ये लोग इतना बढ़ चुके थे रशिया में आगे। तो अच्छा खासा इलाका जिसमें यूक्रेन आता है, यूक्रेन में बहुत एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, नीचे वाले जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी। तो अच्छे एरिया
रशिया ने गवा दिए। और रशिया की पॉपुलेशन अगर आप देखें, रशिया इतनी बड़ी जो जमीन है रशिया, इसमें पूरे जगह में लोग नहीं रहते हैं, अच्छी खासी ऊपर की जगह तो सिर्फ जमी हुई है, कोई नहीं रहता वहां। तो जितनी आबादी वो रशिया की इधर इधर की तरफ ज्यादा रहते हैं, वेस्ट रशिया इधर। तो जब इतना इलाका चला गया रशिया का, तो 1/3 ऑफ रशियन पॉपुलेशन इसमें रहता था। 1/3 ऑफ रशियन पॉपुलेशन आपने गवा दिया, और आपने इतने खास खास मेजर एरियाज हटा दिए। रशिया ने लड़ाई करी तो थी 3 साल, लेकिन वो तो हमने देखा ही कि ये इनके बहुत युद्ध में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, युद्ध में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और ये नाराजगी भी थी लोगों के अंदर कि पहली चीज तो आपने युद्ध किया, ऊपर से हार और रहे हो, और ढंग से आप वो युद्ध भी नहीं कर पा रहे हो, और इतने सारे इलाके हमने गवा दिए, इतने सारे इलाके गवाए, अच्छे अच्छे इलाके गवाए, यूक्रेन और ये सब जगहें, इंडस्ट्रियल जगहें। तो ये हुआ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव। तो यूक्रेन और कई सारे इधर के इलाके, ये सब गवा दिए इन्होंने। लेनिन का सिंपल ये था कि पहले हमें अंदर की चीजें संभालनी है, और बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे। जो इलाके हम हार गए, ये इलाके हम दोबारा से जीत सकते हैं, पहले हम मजबूत हो जाएं थोड़ा। तो बाल्टिक एरिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सब हारने के बाद अब और नाराजगी हो गई लेनिन से। तो जो भी अब लेनिन के एक्शंस को जो भी क्रिटिसाइज करता था, लेनिन ने अब, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज तो क्लियर है कि सब लोग साथ नहीं दे रहे हैं बोल्शेविक्स के, ये चीज तो क्लियर हो गई। और भी पार्टियां हैं जो कि जिनके समर्थक हैं, और जो कि कहीं ना कहीं मिल के इनको हटाने की कोशिश करेंगे। लेनिन को ये चीज क्लियर थी। तो लेनिन के अंदर एक सनक आ गई कि हमें ताकत में बने रहना है, वरना ये लोग अगर हमें हटा दिया तो ये वापस से वही वाला राज ले आएंगे कि राजशाही वर्ग है। और ऐसे तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो तो थे ही ताकतवर अभी भी, भले राज चला गया लेकिन ताकत थोड़ी पूरी चली गई। तो इतने अच्छे खासे लोग थे जो चाह रहे थे वही राजा का राज आ जाए। तो इन्होंने एक सीक्रेट पुलिस बनाई कि नहीं, लेनिन ने एक सीक्रेट पुलिस जिसका नाम था चेका, कि जो भी कंप्लेन मिले किसी भी सिटीजन के खिलाफ तो इन्हें जेल में डाला जाए, तलाशी करी जाए, इन पे जांच हो, ये सब चीजों के लिए। तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था लेनिन की तरफ से कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ है ये यहां अब है, इट विल रिमेन सो, ये कहीं जा नहीं रहे, हम यहां रुकने आए हैं। और इस चीज को कहते हैं रेड टेरर कैंपेन। 2 साल ये कैंपेन चला, और इस कैंपेन का बेसिक मकसद ये था कि जितने भी अलग अलग पार्टियों के लोग हैं इनको कमजोर किया जाए, जिससे कि पार्टियां अलग अलग कमजोर हो जाएं, तो हमें हटाने की ये जो इनकी ताकत है वो कम हो जाएगी, और ये इतना सोचेंगे नहीं। और जब ये कमजोर हो जाएंगे तो हम ही से आके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो हमारी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से चलता रहा सिस्टम। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको गुलाग्स में भेजा गया। गुलाग कहा जाता था इनके ऐसे काम करने वाले इलाके जहां पे इनसे मजदूरी कराई जाती थी, इनको मार पीट के एक सजा के तौर पे। जितने भी लोग थे, तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं और अलग अलग नेता हैं, इन सबको गिरफ्तार करके यहां से मजदूरी करवाते थे। और बहुत बुरे हाल थे गुलाग से, कि कोई चला गया तो बहुत साल जी नहीं पाएगा, क्योंकि तबीयत खराब होगी, आराम करने का भी टाइम नहीं देंगे, ना दवाइयां मिलेंगी, ना कुछ होगा, आपसे मार मार के आपसे काम कराते रहेंगे, और बहुत ज्यादा आप जी नहीं पाएंगे। तो ये तो हाल थे, इसको नाम दिया गया रेड टेरर कैंपेन। तो बोल्शेविक्स, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने अपना नाम चेंज कर ही लिया था। और बोल्शेविक्स के एक्शन को जो कोई भी अपोज करता था उसको ये काउंटर रेवोल्यूशनरी बोलते थे, कि रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी के सेंस में यह है कि राजशाही जाए और पब्लिक करा जाए। और काउंटर रेवोल्यूशनरी इन लोग को कहा जाता था कि जो रेवोल्यूशन, क्रांति के खिलाफ थे, कि ये जो लोग आ गए हैं पब्लिक से, इनको हटाओ, राजा को वापस लाओ। तो जो भी लोग भले ही लेफ्ट विंग के हों, भले ही वो राजशाही के खिलाफ रहे हों, लेकिन सबको, जो भी बोल्शेविक के खिलाफ बोले उसको काउंटर रेवोल्यूशनरी बोल देते थे। और क्योंकि काउंटर रेवोल्यूशनरी हैं तो ये रेवोल्यूशन के दुश्मन है, रेवोल्यूशन के दुश्मन है, तो इनका क्या किया जाएगा, इनका ये किया जाएगा
इनको इस तरीके से मार दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। तो बहुत लोग मारे गए, गायब हुए, गिरफ्तार करके उनको न जाने कहां कहां वर्किंग कैंप में भेज दिया जाता था, और खबर तक नहीं लगती थी किसी को कि इतने लोग कहां गायब हो रहे हैं। तो और बाकी ट्रेड यूनियंस जो हैं इनको स्टेट कंट्रोल में ले आया गया, क्योंकि ट्रेड यूनियंस में भी बोल्शेविक्स थे खूब। तो बोल्शेविक्स का राज है, तो ट्रेड यूनियंस स्टेट कंट्रोल में आ गए, जो कि सीधा सीधा सारे ट्रेड यूनियंस बोल्शेविक पार्टी के अंडर होंगे। ये चेका, सीक्रेट पुलिस चेका बनाई गई, और इनको पूरी ताकत दे दी गई कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो रशिया एक तरीके से पुलिस स्टेट बन गया, कि पुलिस का राज चल रहा है यहाँ कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है, पुलिस का जो मन में आए कर सकती है। ठीक है, तो बोल्शेविक्स के बारे में ये कोट किया जाता है कि बोल्शेविक्स डिड नॉट सीज पावर इन दिस ईयर ऑफ रेवोल्यूशन, दे पिक्ड इट अप। कि बोल्शेविक्स ने ताकत हथियाई नहीं, ताकत इनको पड़ी मिल गई। मतलब ये इस सेंस में सूरत हाल के बारे में कहा गया है कि राजशाही से लोग इतने तंग आ गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो इतनी लेजिटिमेट नहीं थी, क्योंकि आपने क्रांति करके जो सरकार बनाई, तो कुछ तो चेंज करो यार, युद्ध रोक दो, कुछ तो आप करो कि हाँ लगे लोगों को हमने क्रांति जो करी उसका कुछ असर हुआ है। तो इस सेंस में उनको तो जाना ही था, बस उनको जाने के बाद कौन आएगा ये वाली बात थी। तो बोल्शेविक्स के बारे में ये कहा गया है कि इनको ताकत तो पड़ी मिल गई, बस उन्होंने कब्जा कर लिया। खैर, अब यहां पे होता है सिविल वॉर। और सिविल वॉर किस सेंस में, एक तरफ है बोल्शेविक्स जिनको रेड्स कहा जाता है, दूसरी तरफ है जो है रॉयलिस्ट, कंजर्वेटिव लोग, जो चाहते हैं कि जार का खानदान दोबारा से राज करने लगे। तो इनको व्हाइट्स कहा गया, जो लॉयलिस्ट लोग हैं। इसके बाद ये जो एसआर्स हैं और दूसरी लेफ्ट पार्टीज जो हैं, इनको ग्रीन्स कहा गया, जो कि गांव देहातों के इलाकों में ज्यादा काम करते थे। हाँ, मेंशेविक्स और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां थी। तो रेड्स, व्हाइट्स एंड ग्रीन्स, ये हो गया इनका सिविल वॉर। और यहां पे अब लड़ाई एक तरफ चलने लग गई, और ये यहां पे लिखा नहीं है, रॉयलिस्ट के ही साथ में जो वर्ग था, ये चर्च एंड जो इनका लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। बोल्शेविक्स ने क्या कहा है, सारी जमीनें हम लेके गरीबों में बांट देंगे। तो जिन लोग पे बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो दुश्मन नहीं बन जाएंगे बोल्शेविक्स के। तो एक तरफ ये भी लोग थे जो चर्च, और चर्च की भी ताकत कम होनी थी, क्योंकि ये सेक्युलर स्टेट लाने वाले थे कि चर्च और सरकार को अब अलग अलग किया जाए। तो एक तरफ चर्च और लैंडलॉर्ड्स, और ये रॉयलिस्ट लोग जो एक्चुअली जो पुराना ताकत थी, पुरानी ताकत के समर्थक। एंड ये लेफ्ट विंग ही है, लेकिन ये लेफ्ट विंग इनको जरूर, इनसे खुश नहीं है। तो इन्होंने साथ में बोल्शेविक्स की लड़ाई एक तरफ पुराने वाले राइट विंग से भी है और ये लेफ्ट विंग से भी है। ये दोनों भी कोई एक टीम में नहीं थे, ये आपस में ये भी लड़ रहे हैं। तो ये जो रेड में आपको इलाके दिख रहे हैं, ये वो इलाके थे जो सोवियत्स के कंट्रोल में थे, सोवियत्स एंड बोल्शेविक्स। और जो गांव देहात के अंदरूनी इलाके हैं, ये एसआर्स के कंट्रोल में थे। और जो पुराने मिलिट्री जनरल थे जार के जमाने के, ये अपनी आर्मीज बनाने लगे बोल्शेविक्स से लड़ाई करने के लिए। इनको व्हाइट आर्मी कहा जाता था, और ये फेवर करते थे कि वो राजशाही वाला रूल वापस से आ जाए। ये जैसे इंपीरियल रशियन आर्मी के जनरल थे। और इधर वाले जो इलाके थे, ये व्हाइट्स के कंट्रोल में थे। इधर सोवियत के कंट्रोल वाले, इधर ये मेन एरिया व्हाइट्स वाले, और बीच बीच में ग्रीन्स जो एसआर्स थे। और इस टाइम पे कई सारे इंटरनेशनल पावर्स व्हाइट आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। तो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने बोल्शेविक का साथ दिया था, इन इंटरनेशनल पावर्स ने, इस उम्मीद में कि बोल्शेविक्स पावर में आ गए तो ये रशिया को ये युद्ध से हटा लेंगे। यहां पे इन्होंने व्हाइट आर्मी का साथ दिया, कई सारे इंटरनेशनल पावर्स ने, कि जिससे कि कम्युनिज्म का ज्यादा राइज ना हो। तो खैर ये सब चीजें चल रही थी। तो यहां ट्रॉट्स्की ने फिर वर्कर मिलिशियाज को ऑर्गेनाइज किया रेड आर्मी में।
बहुत बाद में मरे थे। जब स्टालिन आया तो स्टालिन ने सबको हटाया, तब ये हटे। और जब ये हटे तो अलग अलग देशों में कई कई साल रहे हैं, जान बचा के भागते रहे, इन पे जान मारने की बहुत इन पे अटैक्स हुए, तब जाके बहुत सालों बाद ये मारे गए। ठीक है, तो ये सब सिविल वॉर चालू हुई यहाँ पे। तो एक तरफ रेड्स हैं, दूसरी तरफ व्हाइट्स हैं, तीसरी तरफ ग्रीन्स हैं। तो सब के सब ये आपस में लड़ाई करने लगे और ये दिखा रहा था ये लड़ाई फॉल्ट लाइंस ऑफ रशियन सोसाइटी, रशिया का समाज किन अलग अलग टुकड़ों से बना है, किन टुकड़ों में बटा है कह लीजिए। और अर्बन एरियाज का ज्यादातर कंट्रोल बोल्शेविक्स के पास था, लेकिन ये रूरल मासेस जो थे यहां से व्हाइट्स ऑपरेट करते थे, व्हाइट्स भी एंड ग्रीन्स भी। और व्हाइट जो लोग थे ये यूरल रीजन, जो यूरल माउंटेन्स का रीजन है, यहाँ पे जो पुराने जो जार थे, जार निकोलस, इनकी फैमिली को रखा गया था। तो इनके कई सारे लोग, तो रशियन आर्मी में भी कई विचारधाराओं के लोग हैं। तो कई सारे लोग रॉयलिस्ट थे, आर्मी के कई सारे लोग ये थे वो थे, तभी तो आर्मी को भी पर्ज किया गया बाद में बार बार। तो खैर ये जिस इलाके में इनको कैद किया गया था, ये इलाका व्हाइट लोग लेने लगे थे। तो इससे बोल्शेविक्स के अंदर ये डर आ गया था, अगर इनको छुड़वा लिया गया तो क्या पता है दोबारा से इनको राजा प्रोक्लेम कर दिया जाए। तो ये एक थ्रेट था। तो इसके चलते जितनी भी रॉयल फैमिली थी इन सबको मार दिया गया, सबको गोली मार दी गई, इनके बीवी बच्चे सब लोगों को, इनका पूरा फैमिली मार दिया गया, जो जार निकोलस रशिया के राजा। और इनका भी हाल वही हुआ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैसा, कि एक डिक्टेटर जिसको मार दिया गया। खैर ये भी बहुत साल जी नहीं पाए लेनिन। खैर यहाँ रशिया सोवियत, यहाँ पे वॉयलेंस एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हो गया, लोगों को मारा जाना, जेल में डाला जाना, क्लास वॉरफेयर, ये सब लगातार चल रहा था। लोकल गैंग्स बनने लगे जो किसी को भी लूट मार करने लगे, और इस तरीके से एक बदला लेने की भावना को भी एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक, इन्होंने, लेनिन तो बोल ही दिया था कि आप जमीनें ले लीजिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट था। तो और जो भी अपोजिशन के लोग थे उनको ऐसे लेबर कैंप्स में ले जाया जाता था जहां उनसे काम कराया जाता था, और बहुत जल्दी सब मर जाते थे। तो ये सब चल रहा था। प्रीवियस रिच क्लासेस वर सेंट टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और जो दूर दराज के इलाके थे यहां पे रेवोल्यूशनरी टेरर अलग अलग सेंस में आया। हाँ, तो वो तो पहले से बोला था, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। खैर तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं।